हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने वहाँ पर जो है पिछली क्लास में एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि एड्जॉर्प्शन क्यों होता है और कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये जो आपका एड्जॉर्प्शन है, मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है टाइटली बाउंड होते हैं। क्योंकि ये सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड में आपको पता है ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज में रहते हैं। अगर हम लोग इसकी सरफेस की बात करें तो इसकी ये जो सरफेस है, ये टॉप सरफेस की बात की जाए या कोई भी आपकी जो बाउंड्रीज़ की बात की जाए, जो सरफेस है इसकी, तो हमने आपको बताया था कि इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगती है, जो कि आपस में इनकी जो फोर्स होती है ये कैंसिल आउट होती रहती है। लेकिन जो सरफेस की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो है कुछ रेसिडुअल बची हुई फोर्स रह जाती हैं, जो कि कैंसिल आउट नहीं होती हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसके रिज़ल्ट के तौर पर हमें एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब आप आज की क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एड्जॉर्प्शंस के मैकेनिज़्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हीट में क्या चेंज होगा, एंट्रोपी में क्या चेंज होगा, उन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें एड्जॉर्प्शन में, तो हीट की अगर बात की जाए एड्जॉर्प्शन के केस में स्टूडेंट्स, जो जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे एड्जॉर्प्शन के केस में, कि ये जो आपकी सरफेस होती है, यहाँ पर जो आपकी अनस्टेबल फोर्सेस होती हैं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो अनस्टेबल फोर्स हैं, जैसे जैसे इनके ऊपर कोई दूसरे, अभी तो इनमें फोर्स बची हुई है, लेकिन जैसे ही दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल इनके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, इनके ऊपर अपनी लेयर बनाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इनकी फोर्स भी कैंसिल आउट होने लगेगी, यानी कि इनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी अब न्यूट्रल हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये एनर्जी न्यूट्रल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल जो पहले मूवमेंट कर रहे थे फोर्स की वजह से, वो मूवमेंट अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, जो आपकी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हीट आपकी रिलीज़ होती है। अब जैसे कि एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से हीट निकलती थी। लेकिन जो है स्टूडेंट्स, जब ये मॉलिक्यूल्स आपके स्टेबल हो रहे हैं एड्जॉर्प्शन की वजह से, अब क्या होगा, ये जो मूवमेंट है कम हो जाएगा, ये एनर्जी कम हो जाएगी और वो एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में क्या होगी, वो आपकी इस सॉलिड सरफेस से रिलीज़ होने लगेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में, एड्जॉर्प्शन के केस में, जो आपका डेल्टा एच है, तो इतना आपको पता चल गया होगा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो आपकी हीट एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो आपका हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम बात करते हैं एंट्रोपी की। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
एंट्रोपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंट्रोपी क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर आपको एक इसका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। एंट्रोपी की अगर बात की जाए तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या है, रैंडमनेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होना। तो डिस्टरबेंस जो है आपका कहलाता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब है कितनी ज़्यादा अव्यवस्था हो जाए, किसी अगर रिएक्शन हुई है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या डिस्टरबेंस हुआ है, वही आपकी एंट्रोपी कहलाती है। तो इसमें हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन में क्या डिस्टरबेंस होता है मॉलिक्यूल के जो अरेंजमेंट है उसमें। तो जैसे कि हम लोग बात करें इसकी वजह से क्या होगा, जो गैसेस की एंट्रोपी होगी जब आपका एड्जॉर्प्शन होता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट पहले मूव कर रहे थे, जो कि आपके मॉलिक्यूल पहले आसानी से मूव कर पा रहे थे, वो अब जो है एड्जॉर्प्शन हो गया है, यानी वो मॉलिक्यूल कैसे हो गए हैं, स्टेबल हो गए, उनके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल आकर अट्रैक्ट हो गए, तो उनकी जो फोर्स थी, एनर्जी थी, वो कम हो गई, और एनर्जी कम होगी तो अनस्टेबिलिटी जो है आपकी वो भी कम हो जाएगी। और मूवमेंट अगर कम होगा तो जो रैंडमनेस होगी, जो डिस्टरबेंस होगा मॉलिक्यूल्स में, वो भी कम हो जाएगा, यानी कि एंट्रोपी भी आपकी जो है, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है एंट्रोपी आपकी कम हो जाएगी। एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। और डेल्टा एस जो है आपका, एंट्रोपी घट रही है जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी आपकी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। अगर जो ये आपका एड्जॉर्प्शन है, इसको स्पॉन्टेनियस अगर होना है, इस रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको पता होगा, वो रिएक्शन जो अपने आप होती रहे, जिसको हमें बाहर से कोई एनर्जी अप्लाई ना करनी पड़े, तो वो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहलाती है। तो जैसे जैसे जो है इसके लिए अगर रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो तो इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा जी आपका कैसा होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होगा, तभी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी गिब्स इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इसको बोला जाता है, जो कि आपकी यहाँ पर दी गई है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपकी रिएक्शन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो डेल्टा एच आपको पता है इसमें कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और टी डेल्टा एच टेम्परेचर तो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर डेल्टा जी जो है आपका, वो आपका क्या होगा, माइनस एच, यानी कि आपकी हीट जो है वो माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और माइनस माइनस यहाँ पर टी डेल्टा एस में, क्योंकि डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पर ये जो साइन है वो कैसा आ जाएगा, इनके बीच में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो माइनस एच प्लस टी डेल्टा एस यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हमको चाहिए, तो आपकी जो माइनस एच की वैल्यू है, यानी कि हीट एंथैल्पी है,
उसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा। अगर कम होगा तो पॉजिटिव में आएगा रिजल्टेंट आंसर जो आएगा डेल्टा जी का। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि अगर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है टेम्परेचर और एंट्रोपी के प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस। जैसे जैसे क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्या होगा एड्जॉर्प्शन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। यानी कि अब हीट रिलीज़ होना कम हो जाएगी। जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम होगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है लॉस वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि अब ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगी हीट एंथैल्पी। इस तरीके से क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ पर कि ये जो आपका डेल्टा एच है यानी कि हीट एंथैल्पी है वो बराबर हो जाएगी किसके, टी डेल्टा एस के। अब अगर ये बराबर हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसी कंडीशन को जब ये वैल्यू क्या हो, जब आपकी डेल्टा एच बराबर हो जाए टी डेल्टा एस के, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सो गाइस, अब हम इसके बाद एड्जॉर्प्शन के टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एड्जॉर्प्शन आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिजिसॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिसॉर्प्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग, जहाँ पर हम लोग एड्जॉर्प्शन के टाइप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिज़िकल एड्जॉर्प्शन क्या है और केमिकल यानी केमिसॉर्प्शन क्या है। तो फिजिसॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें या फिर हम इसको फिज़िकल एड्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं, तो ये जो है आपके वो एड्जॉर्प्शन जिसमें जो है आपके सॉलिड और जो गैस आपकी एड्जॉर्ब हुई है, यानी कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट में के बीच में जो बॉन्ड होगा, यानी जिस बॉन्ड से वो जुड़े होंगे, वो बॉन्ड आपका होता है इसमें वीक वंडर वॉल फोर्सेस के द्वारा। यानी कि ये जो हैं आपके फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में वंडर वॉल फोर्सेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं वीक वंडर वॉल फोर्स इनको बोला जाता है। ये जो है आपकी एनर्जी काफ़ी वीक होती है, तो इनके ये जो बॉन्ड हैं वो आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन यानी फिजिसॉर्प्शन ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि वापस हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जबकि अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात की जाए या फिर कहा जाए कि केमिसॉर्प्शन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब जो आपके एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, तो इस तरह का जो एड्जॉर्प्शन है वो आपका केमिसॉर्प्शन कहलाता है। केमिकल बॉन्ड जो हैं आपके कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, ये आपके कोवलेंट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं। तो ये सब आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आगे अगर हम लोग बात करें केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी उसमें यूज़ होती है। इसी को हम लोग एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन भी होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर आपका कम रहता है तब होता है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, और जैसे जैसे टेम्परेचर एक लेवल के बाद बढ़ेगा तब वो आपका फिज़िकल एड्जॉर्प्शन ही क्या बन जाता है, केमिसॉर्प्शन। जैसे कि हम लोग बात करें H2 की, हाइड्रोजन गैस की बात करें, डाई हाइड्रोजन की बात करें, तो ये जो है
पहले निकल के ऊपर वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट होता है, और उसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, ये आपका केमिकल बॉन्ड के द्वारा उससे जुड़ जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही होंगी कि फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की, यानी कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन की। फिजिक्स ऑप्शन की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो काफ़ी कम होती है। स्पेसिफिसिटी का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आप कहीं मतलब टिकट काउंटर पे आप कभी टिकट लेने जाएं और आपका फ्रेंड मिल जाए, वही अगर वो टिकट दे रहा है तो वो आपको क्या करता है, आपको लाइन में नहीं लगने देता और आपको पीछे से टिकट लाकर दे देता है। तो इस तरह का जो है, यही चीज़ें आपकी स्पेसिफिसिटी कहलाती है। यानी कि अगर आप किसी एक विशेष गैस को, यानी कि अगर कोई एड्सॉर्बेंट है यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर गैस को तो वो बहुत जल्दी अपने साथ एड्सॉर्ब कर लेता है, जबकि बाकी जो गैसेस हैं उनको जो है स्लोली प्रोसेस से जो है एड्सॉर्ब करता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी स्पेसिफिसिटी कहलाती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दूं, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि किसी विशेष गैस, यानी कोई पर्टिकुलर गैस है जिसको देखते ही जो है आपका एड्सॉर्बेंट उस गैस को बहुत जल्दी से एड्सॉर्बेट कर ले और दूसरी गैस को स्लोली एड्सॉर्ब करे या जनरल तरीके से एड्सॉर्ब करे, तो वही आपकी स्पेसिफिसिटी कहलाती है। तो ये जो आपका फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन है, ये जो है स्पेसिफिक नेचर शो नहीं करता है, यानी किसी पर्टिकुलर गैस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता है। इतना आपको समझ में आया होगा कि ये जो है स्पेसिफिसिटी शो नहीं करते, यानी किसी गैस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट या दूसरी गैस को कम इम्पोर्टेंट का दर्जा नहीं देते, यानी वीआईपी ट्रीटमेंट ये आपका फिजिक्स ऑप्शन नहीं करता। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की। एड्सॉर्बेट के नेचर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी सॉलिड के ऊपर जो गैस आपकी एड्सॉर्ब होती है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, यानी कि कितनी ज़्यादा गैस जो है आपकी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होगी, उसके ऊपर अट्रैक्ट होगी, ये डिपेंड करता है कि वो गैस कैसी है। जैसे कि अगर ईज़िली लिक्विफाइएबल गैस, यानी वो गैस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, ये काफ़ी तेज़ी से एड्सॉर्ब हो जाती हैं, जबकि अदर गैसेस की बात करें तो वो उतना ज़्यादा स्पीडली एड्सॉर्ब नहीं होती। अब अगर स्टूडेंट्स बात करें रिवर्सिबल नेचर की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि ये वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं तो वापस ये बॉन्ड दोबारा से आसानी से टूट सकते हैं। तो ये जो आपका फिज़िकल एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आगे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया का क्या इफ़ेक्ट होता है फिज़िकल एड्सॉर्प्शन पर, तो जैसी सिंपल सी बात है कि ज़्यादा अगर सरफेस मिलेगी गैस को एड्सॉर्ब होने के लिए तब एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। कम सरफेस यानी कोई सब्सटेंस कम
कम सरफेस प्रोवाइड करता है एड्जॉर्ब होने के लिए, तो वहाँ पर एड्जॉर्प्शन कम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी की बात करें तो जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसा कि हमने बात की, एड्जॉर्प्शन जो है सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, लेकिन इसकी जो एंथैल्पी है वो काफ़ी कम होती है, एनर्जी की जो एंथैल्पी है, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स लगी होती है, जिससे कम एनर्जी इनमें से रिलीज होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे और फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।